तो राधे राधे मित्रों। तो चलो मैं बताता हूँ, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ कि मेरे बिजनेस लॉ में 39 से 57 कैसे आए। ठीक है, तो ये जो मार्क्स की बढ़ोतरी है, ये जो इंक्रीमेंट है, कैसे आया, मैंने क्या किया। तो जैसे कि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि मैंने सीए फाउंडेशन सेकंड अटेम्प्ट में पास किया था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सितंबर 2025 में, जिसमें नहीं हुआ था मुझे, मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया जनवरी 2026 में, जिसमें मैं पास हो गया एवरेज नंबर से। पर ठीक है, पास तो हुए ना, सेम लेवल पे ही बैठे ना, तो ठीक है, पास तो हुए। सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुए। नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स तो ठीक है, ये रैंक वैंक वो अपनी जगह ठीक है। तो मेरे लिए नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे और रैंक अपने आप आ जाएगी जब आनी होगी। तो बिजनेस लॉ में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे आए थे 39, और जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो तब आए थे मुझे 57। उसमें कुछ मार्क्स ग्रेस के भी मिला लो, झूठ नहीं बोलूँगा, ऑनेस्टी के साथ ग्रेस मार्क्स भी जुड़े हुए हैं उसमें। एग्जाम्शन में सिर्फ 3 नंबर रह गए थे, दे देते तो क्या जाता, पर एनीवेज ठीक है, जो भी है गुड है। तो 57 आए हैं। 39 से 57 का ये जो पढ़ाव जो बड़ा है, तो इसमें मैंने क्या क्या किया था देखो। फर्स्ट बारी में जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो एक कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई सही तरीके से पढ़ने का। वैसे तो सब टीचर्स बताते रहते, ये करो वो करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, लॉ में रिटन प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, अच्छे से अंडरस्टैंड लो कॉन्सेप्ट का। ये सब किया, फिर भी मतलब कहीं ना कहीं शायद उस टाइम शायद किस्मत में ही नहीं था कि इस बार अटेम्प्ट निकलेगा। फिर सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा मतलब मैंने क्या किया कि जो राइटिंग प्रैक्टिस थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी। अगर पहले एक आध क्वेश्चन ही करता था, ज़्यादा नहीं करता था, एक आध क्वेश्चन वो भी 2-3 दिन में एक बार, तो ऐसा चलता था। तो इस बार मैंने किया कि हर दिन एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करता था। तो पर करना है ऐसा हर दिन रेगुलरली कंसिस्टेंट से, ताकि वो हाथ पे बैठे कि भाई कौन सा शब्द क्या लगेगा, कौन सा प्रोविज़न, कौन सा लॉ, कहाँ क्या सेक्शन। मैंने एक भी सेक्शन नहीं लिखा, एक भी सेक्शन मैंने नहीं लिखा। शायद एक एक आध कहीं लिखा था कहीं जगह, पर वो कौन सा था अब याद नहीं आ रहा, टाइम हो गया उसको। तो सेक्शन नहीं याद आ रहा तो मत लिखो, क्योंकि अगर गलत लिख दोगे तो उल्टा कट जाएंगे, तो रिस्क मत लो। ये स्टॉक मार्केट जैसा है, रिस्क लोगे तो फिर अगर सेक्शन सही निकला, क्योंकि वो 50-50 रहता है ना कि यार ये वाला सेक्शन इसी का है या नहीं है, इसी का है या नहीं है, ऐसा बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। 50-50 लगता है कि यार ये सेक्शन इसी का है या नहीं है। तो 50-50 पे जब आ जाओ ना तो मत ही लिखो। जब एकदम 100% श्योर हो कि हाँ ये वाला सेक्शन इसी का है, तो लिख दो। जैसे सेक्शन 138 चेक डिसऑनर का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मुझे याद है अगर चेक डिसऑनर का आता तो मैं सेक्शन 138 ही लिखता ऐसा। फिर उसके आगे रूल्स फॉर कंपनसेशन, ऐसा सेक्शन 117 है, 117। अगर ऐसा कुछ आता तो मैं वही लिखता और कोई नहीं लिखता, जब 100% श्योर होना कि वही सेक्शन आएगा। सेक्शन 71 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, अगर ऐसा कुछ आता तो सेक्शन अगर आपको याद है तो ही लिखो। अगर 50-50 पे आ गए आपका माइंड की अरे यार सेक्शन यही है नहीं है, लग रहा है 50-50 चांसेस पे जब आपका माइंड आ जाए तो मत ही लिखना, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, आधा मार्क्स बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, आधा एक। तो सेक्शन पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना, इतना मत डरना सेक्शन से। मैंने क्या किया था, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ा दी थी अपनी। पहले एक आध क्वेश्चन वो भी 2-3 दिन में एक बार लिखता था, अब एक एक दो दो क्वेश्चन हर दिन लिखता था रेगुलरली कंसिस्टेंट, ताकि वो जो एक फ्लो कहते हैं ना, फ्लो बना रहे, तो वो बना रहे, वो बीच में छूटे ना। तो एक तो राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, एक एग्ज़ाम के टाइम पे जो सेक्शन नंबर हो गया ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आते ही हैं वैसे, लास्ट शायद क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में फिर क्या रहता है कि बहुत बार फिर वो चेकिंग भी, एक तो यार ये चेकिंग बहुत वैसे तरीके से करते हैं ना, चेकिंग भी मेरे को समझ में ही नहीं आती क्या चेकिंग करते हैं। तो पिछली बार जब 39 दिया तो बहुत बेकार सा लगा था। तो मैंने एक राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाई, मैंने
सेक्शन पे इतना फोकस नहीं किया, जिसका 100% श्योर था वही जाके एग्ज़ाम में लिखा। और मॉक टेस्ट, हर टीचर यूं ही नहीं बोलता मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, और हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नज़रअंदाज। हम स्टूडेंट नज़रअंदाज कर देते हैं, अब इग्नोर कर देते हैं मॉक टेस्ट को, जो कि बहुत बड़ी गलती है हमारी। करना है मॉक टेस्ट, करना है। मैंने एक ही दिया था, पर दिया तो था ना, बहुत सारे वो एक भी नहीं देते, उनको पता ही नहीं लगता। फिर सीए आकाश कंडोई सर बहुत एक अच्छी बात बोलते हैं, मतलब ऐसी कि अगर तुम मॉक टेस्ट घर पे बैठ के नहीं दोगे तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम हॉल है, जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा, वो तुम्हारा मॉक टेस्ट बन जाएगा, और वहाँ तुम्हारे कम मार्क्स ना आ जाए 40-30। तो पहले ही 40-30 अगर मॉक टेस्ट में घर बैठ के दे रहे हो और वहाँ पे आ रहे हो, तो तुम्हारे पास टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का। तुम उसको देख सकते हो, कि एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है, तुम्हारे मिस्टेक्स कहाँ पर है। तुम उसको एनालाइज करके, उसको डिटरमाइन करके तुम उसको सुधार सकते हो, उसको उसको प्रैक्टिस करके तुम उसको सही कर सकते हो गलत को। तो मॉक कहीं यूँ ना कि एग्ज़ाम हॉल में तुम बैठे हो और वही पेपर तुम्हारा मॉक टेस्ट ना बन जाए और वहीं पे तुम्हारा 30-40 ना जाए। इससे पहले तुमको एक लग जाए, आइडिया हो जाए कि 3 घंटे में पहला क्वेश्चन कौन सा करना, 15 मिनट्स रीडिंग में कैसे क्वेश्चन पहले कौन सा पढ़ना चाहिए और क्या किसको छोड़ना चाहिए, वो डिसाइड करना। ये तुमको मॉक टेस्ट सिखाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट पढ़ो, सॉरी, लिखो उसे, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट आईसीए का ही दे दो। तुम्हारे पास पहले से किसी टीचर्स का ले रखा हो तो वो दे दो। मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट होता है, वो तुम किसी से भी लो, इंस्टीट्यूट से लो अपनी, या टीचर से लो। मॉक टेस्ट होता है। ये मेन मेन पॉइंट मेन ये है कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, बात ये है। तो मॉक टेस्ट दो। मैंने हर सब्जेक्ट के, मैंने चारों के चारों सब्जेक्ट के मैंने मॉक टेस्ट दिए। सबसे ज़्यादा तो मुझे मॉक टेस्ट लगा था, देना ज़रूरी लगा था, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इसमें सबसे ज़्यादा लगा था कि इसमें तो देना ही देना है, क्योंकि इसमें है टाइमिंग का खेल। तुम्हें कितना आता है वो तो सेकेंडरी प्रायोरिटी है। तुम्हें आता तो है, पर तुम उसको कितने टाइम में कर पा रहे हो, ये इट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कि भाई तुमको आता है, पर तुमको जल्दी नहीं आता लिखते। मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तुमको सॉल्व करते जल्दी नहीं आता है, तुमको थोड़ा टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन को आंसर निकालने में। मैथमेटिक्स है, सॉल्व तो भले ही एमसीक्यू है, पर सॉल्व तो पूरा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो तो मॉक टेस्ट मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में देना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। इट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। की भले ही अकाउंट्स में इनमें मॉक टेस्ट एक बार को ना हो, चलो मान लो एक बार को ना हो, लेकिन इन दोनों में मॉक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनमें टाइमिंग का खेल है, इसमें नॉलेज का नहीं। इसमें नॉलेज का है पर वो सेकेंडरी है, पहले टाइमिंग का खेल है, कि तुमको आता तो है लेकिन जल्दी करना है, और 1.5 मिनट में 1 मिनट में फटाफट तुमको क्वेश्चन ख़त्म करना है, समझे? तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में मॉक टेस्ट, चलो इकोनॉमिक थ्योरी सब्जेक्ट है तो पढ़ के सिर्फ देना है। और न्यूमेरिकल्स तो वो जीडीपी वाले क्वेश्चन में, नेशनल इनकम में और इधर इनमें आता है न्यूमेरिकल्स। बाकी दोनों में उतना कोई है नहीं। पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो भैया मैथमेटिक्स पूरा ही सॉल्व करना है, तो उसमें तो बहुत सावधानियाँ रखनी है। तो उसमें मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक कितना बता दिया। राइटिंग प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, रेगुलर करते रहो। सेक्शन पे इतना ध्यान मत दो बिजनेस लॉ में। और मैंने बिजनेस लॉ का बताना था तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सब का भी बता दिया साथ ही लगे हाथ की। मॉक टेस्ट और ये इन जनरल कॉन्सेप्ट, मतलब एक जनरल बात की, ये भी साथ में करना चाहिए। तो ये बात थी कि जैसे बिजनेस लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस, सेक्शन पे इतना फोकस मत करना। और प्रोविज़न देखो सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लेना। अब कोई के मन में बैठ जाता है कि पूरा ही करते चलें, लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए बाय हार्ट। नॉट पॉसिबल। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, योर माइंड इज़ नॉट मेड फॉर दैट। मोटिवेशन की बातें अलग है, कि इंसानी दिमाग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी याद कर सकता है, ये एक पूरी किताब याद कर सकता है, पूरी किताब रट सकता है। वो अभी थोड़ा सा साइड में रखो मोटिवेशन। रियलिटी चेक पे आओ, कि तुम अभी अभी इस फेज़ में पूरा याद नहीं कर सकते लाइन बाय लाइन बाय हार्ट। तुमको कीवर्ड्स बीच के उठाने पड़ेंगे। कीवर्ड्स उठा के अपनी थोड़ी सी इंग्लिश घुसा के सेंटेंस बनाना होगा। फिर वैसे आंसर तुमको ऐसा प्रेजेंट करना होगा, ठीक है?
प्रोविज़न, फैक्ट और कंक्लूजन ये तुमको प्रेजेंट करना होगा। तो यही है कि इस तरीके से तुमको सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा और मतलब आंसर में, प्रेजेंटिंग में। और तुम अगर लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड पकड़ो, बीच के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो पकड़ो, अपनी नॉर्मल इंग्लिश में थोड़ा उसको डाल लो और यही आंसर बनाता है, सेंटेंस बनाता है। और इसी को कहते हैं लॉ में राइट करना। तो वही राइटिंग प्रैक्टिस में ही आ जाता है ये पूरा, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये राइटिंग प्रैक्टिस का ही पार्ट है कि तुमको आंसर को फॉर्म कैसे करना है, सेंटेंस बनाने कैसे हैं। तो जिसको ये माइंड में बैठा हुआ है ना, ये किसी ने अगर बोल दिया हो या किसी ने कुछ कि लाइन बाय लाइन ही याद करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है कि क्योंकि आईसीआई को तो उनकी लैंग्वेज चाहिए। अरे उनकी लैंग्वेज चाहिए तो उनको उनके टेक्निकल वर्ड चाहिए, पूरा सेंटेंस वही होना चाहिए, ये नहीं बोला उन्होंने। उनको टेक्निकल वर्ड जो बीच के टेक्निकल वर्ड है, जैसे ओनली शब्दों को, जैसे बिजनेस लॉ में ओनली जो होता है ना, ONLY ओनली, कि दिस इज़ ओनली, तो ओनली की जगह बिजनेस लॉ में क्या यूज़ करते हैं, मेयरली, मेयर, MERE, मेयरली, मेयर। तो इस तरीके से जो टेक्निकल वर्ड है ना, कि नॉर्मल इंग्लिश को बिजनेस लॉ में क्या बोलते हैं वो उठाओ, टेक्निकल वर्ड उठाओ उठाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो फिर अपनी नॉर्मल इंग्लिश में डाल लो और सेंटेंस फॉर्म करो। तो उसका डर ख़त्म करो कि यार पूरा ही याद करना पड़ेगा एकदम, कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता, करके देख लो। तो दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो की 39 से 57 तक का सफ़र। ठीक है, एग्जाम्शन नहीं बना, 3 मार्क्स से रह गए, पर ठीक है, पास तो हो गए ना, तो बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर कोई अगला टॉपिक चाहिए कि और क्या कैसे क्या हुआ या और कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना हो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना हो तो भी आपकी मर्ज़ी। राधे राधे।